Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study. ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3148 है सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 314 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा क्योंकि स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं सारे। पहला प्रश्न है, मानव दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। साइंस का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। देखिए पहला है जो कथन, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपर्युक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपर्युक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सही है इसमें? सही है, इंटरचेंज करोगे। देखिए ऐसे ही सी ठीक है। ऊपर का मायोपिया, नीचे का हाइपरमेट्रोपिया, सी है इसका आंसर। ठीक है, लेंस भी सही है। ऊपर का अवतल, नीचे का उत्तल। ऊपर का हो गया कॉनकेव, नीचे का हो गया कॉन्वेक्स। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इससे ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु देख नहीं पाता वो। इसके निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया था, तो पहला वाला करेक्ट है। और दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु तो देख लेता लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाता और इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया था, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। दूसरा प्रश्न भी साइंस का, विद्युत परिपथ में लगा विद्युत का फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बताइए। निकल, क्रोमियम, तांबा, टिन, सीसा, आर्सेनिक। टिन और सीसा यानी लेड और टिन। एक तो इसमें होता है लेड और दूसरा होता है टिन। ठीक है, इसका गलनांक भी पूछ लेता है। गलनांक अधिक होता है कम होता है? कम होता है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। देखिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग जो है परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है और यह टिन और सीसा की मिश्र धातु का बना होता है एवं फ्यूज को सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कम क्यों होता है? ताकि तेज गति से अगर लाइट आए, मतलब हाई वोल्टेज आए, तो जो उसका फ्यूज वायर है वो पिघल जाए और परिपथ टूट जाए, जिससे अपना जो भी फ्रिज है, टीवी है, एसी है या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो सही सलामत रहे। तीसरा प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसे आया था? विचार की बात हो रही है, सबसे पहले किसको आया था? कैप्टन मोहन सिंह को आया था सबसे पहले। बी है इसका आंसर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह को आया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन हुआ था 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, जो असफल रहा था। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। इसकी स्थापना जापान के टोक्यो में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने हेतु की गई थी, तो विकल्प भी करेक्ट है। नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर, सचिंद्रनाथ सान्याल, हेडगेवर, गोपाल कृष्ण गोखले। स्कूल से पढ़ा होगा ये तो आपने। इसकी स्थापना है डॉक्टर हेडगेवर। पूरा नाम है केशव बलिराम हेडगेवर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की थी, जो आज आरएसएस के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की प्रेरणा केशव राव को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी यूरोपियन राइट विंग से मिली थी। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस का। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध इटावीरा लौह अयस्क खनन केंद्र किस देश में अवस्थित है? इटावीरा लौह अयस्क खनन केंद्र है ये साउथ अमेरिका में और देश का नाम है ब्राजील। बी है इसका आंसर। प्रसिद्ध इटावेरा लौह अयस्क खनन केंद्र ब्राजील में स्थित है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन साउथ अमेरिका के बारे में। देखिए दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील जो है सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है और ब्राज़ील की अमापा खान विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको एवं कहवा उत्पादक देश भी है। दक्षिण अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश है।
और दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला और कोलंबिया, ये सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। और एक है चिली, यूपीपीएससी का फेवरेट, सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। इतना सब पता होना चाहिए, अलग अलग प्रश्न बना सकता है इनसे। साइंस का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनना, पानी में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। बताइए, एक और दो, एक और तीन, तीन और चार। देखिए, मृगमरीचिका का बनना तो है ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत पूछा है, चार विकल्प बनाकर। हीरे का चमकना भी है तो पहला दूसरा हो गया, पानी में पड़ी परखनली का चमकना भी तो है, कांच में आई दरार का चमकना है, सारे के सारे ही हैं। डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। देखिए, निम्नलिखित सभी घटनाएं या उपरोक्त सभी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जैसे कि हीरा चमकता है, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनना यानी माइरेज, और पानी में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। ठीक है, ये सारे के सारे दृष्टि भ्रम है, ऐसा दिखता है लेकिन होता नहीं है, इल्यूजन है ये। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। सातवां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किस भारतीय नेता को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता था? सरदार पटेल, रामचंद्र शुक्ल, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। भारतीयों को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता था महात्मा गांधी को। किधर गए गांधी जी? सी है इसका आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए इन्हें भारतीय सेना का भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहते थे। और गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया 1917 में बिहार के चंपारण में। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, रबड़ बोर्ड ने हाल ही में भारत के किन क्षेत्रों के साथ मिलकर प्राकृतिक रबर की खेती एवं उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु एक परियोजना प्रारंभ की है? कठियावाड़ क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र। ये वही क्षेत्र हो सकता है जहाँ ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहाँ रबड़ की खेती की जा सके, और यह है पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है, इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है, जो 7 सिस्टर हैं, पूर्वोत्तर के सात राज्य वो शामिल हैं। सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसके साथ इन्होंने पश्चिम बंगाल को भी शामिल किया है। देखिए, रबड़ बोर्ड ने हाल ही में केंद्र सरकार और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम को छोड़कर लेकिन पश्चिम बंगाल को सम्मिलित करते हुए इसमें प्राकृतिक रबर की खेती और उत्पादन के लिए समर्पित क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। और रबर की खेती के लिए 4.5 से 6 के अम्लीय पीएच तथा फास्फोरस की न्यूनतम मात्रा के साथ गहरी और लेटेराइट उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अक्टूबर 2023 को भारत में श्री रामलिंग स्वामी की कौन सी जयंती मनाई गई? 100वीं, 150वीं, 200वीं या 250वीं? कौन सी? अक्टूबर 2023 को भारत में श्री रामलिंग स्वामी की जो जयंती मनाई गई वो मनाई गई 200वीं। देखिए, 5 अक्टूबर 2023 को भारत में श्री रामलिंग स्वामी की 200वीं जयंती मनाई गई। श्री रामलिंग स्वामी का जन्म हुआ था तमिलनाडु में, इन्हें बल्लालार के नाम से भी जाना जाता है, बल्लालर। और श्री रामलिंग स्वामी 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख तमिल कवि और ज्ञान सिद्धार वंश के सदस्य थे, और ये जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, और उन्होंने 1867 में द सत्य धर्म सलाई की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, दालेली वन किस राज्य में अवस्थित है? दांदेली, सॉरी, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। दांदेली, दांदेली गुजरात में नहीं है, दांदेली तमिलनाडु में नहीं है, दांदेली है कर्नाटक में। दांदेली वन क्षेत्र कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, जो अपने विविध वन्य जीवन और पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है।
यह वन पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और जो काली टाइगर रिजर्व है वो दांदेली वन से सटा एक आरक्षित संरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग कर दिया लेकिन लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायिकाओं के उद्भव की अनुमति दी? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन खत्म, ये हुआ था 1935 में। और ऐसा पूछ ले प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत तो हुई थी 1919 के अधिनियम में। देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम को भारतीय संविधान का खाका भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की। इस अधिनियम ने भारत में लोकतंत्र की नींव रखी। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। अब है 12वां प्रश्न, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? प्रश्न अगर ऐसे पूछ ले तो आंसर क्या है? तो आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार भी। देखिए ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1918 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इनके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियमित किया गया। मोंटफोर्ड सुधारों की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? इस अधिनियम ने सरकार के प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की। और द्वैध शासन अर्थात दो कार्यकारी पार्षदों और लोकप्रिय मंत्रियों का शासन, तो विकल्प भी सही है। ठीक है। विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषयों में कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि शामिल थे। उन्हें नौकरशाहों की अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाना था। हस्तांतरित विषयों में क्या क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, कृषि आदि शामिल थे। ठीक है। और इन्हें शिक्षा विक्षा को जो है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था। बाकी और क्या क्या प्रावधान हुए ये भी पूछ लेता है। मंत्रियों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना था, जबकि कार्यकारी पार्षदों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होना था। और संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथों में ले सकता था। ये लाइन बड़ी पूछते हैं। प्रांतीय विधान परिषदों का और विस्तार किया गया। सांप्रदायिक और वर्ग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को समेकित किया गया। और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया 1919 के अधिनियम में, याद रखिएगा इसको। 13वां प्रश्न भी हिस्ट्री का। आप सारे के सारे प्रश्न हिस्ट्री के ही आएंगे। महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जब डैश में किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा में एक पुलिस थाने को आग लगा दी। डैश की जगह क्या आएगा? फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? जून 2022, जून 1922, फरवरी 1922, दिसंबर 1922, अप्रैल 1922। फरवरी 1922। देखिए असहयोग आंदोलन भारत में एक प्रमुख राजनीतिक विरोध था जो 1920 में शुरू हुआ और 2 साल तक चला। आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी ने और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। यह आंदोलन बड़ी संख्या में लोगों को संगठित करने और रॉलेट एक्ट को निरस्त करने जैसे कई बदलाव लाने में सफल रहा। हालांकि आंदोलन को हिंसा द्वारा भी चिन्हित किया गया और फरवरी 1922 में किसानों की एक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि यह हिंसक हो गया था और अब भारत के सर्वोत्तम हित में नहीं था। चौरी चौरा की घटना जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन इसने अहिंसा के महत्व की याद दिलाने में भी काम किया। और असहयोग आंदोलन को बंद करने का गांधी का निर्णय एक कठिन निर्णय था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिससे वे भारत के सर्वोत्तम हित में मानते थे। ठीक है, जिसे वे भारत के सर्वोत्तम हित में मानते थे। नंबर 14 पर आ जाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर डैश ने अपनी नाइटहुड को त्याग कर देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया। किसने त्यागी थी अपनी नाइटहुड की उपाधि? प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया लेकिन प्रश्न वही है। ये थे टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। सी है इसका आंसर।
प्रसिद्ध लेखक और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। टैगोर ने भारत के वायसराय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने क्रूर घटना पर अपनी नाराजगी और दुख व्यक्त किया। उनका कार्य भारत में ब्रिटिश नीतियों के विरोध का एक रूप था और टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार थे। 15 प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किए जाने वाला पहला सत्र था? ये था 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। और भारतीय महिला अगर पूछ ले तो 1925 का कानपुर अधिवेशन। देखिए 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और इसके बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसे याद रखिएगा। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया? उसी ने बनवाया जिसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, शाहजहां। देखिए शाहजहां जिसके नाम का अर्थ है फारसी में दुनिया का राजा, पांचवा मुगल सम्राट था जिसने 1628 से 1658 तक शासन किया। कला के संरक्षण के लिए जाना जाने वाला शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान कई शानदार वास्तुशिल्प परियोजनाएं शुरू की, जिनमें से आगरे में शीश महल भी एक था। तो ये करेक्ट हो गया। शीश महल जिसे ग्लास पैलेस भी कहा जाता है, आगरे के किले के भीतर स्थित है। यह अपने जटिल दर्पण के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाए गए ताजमहल के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है। 7 अजूबों में से एक है वो। और शाहजहां की स्थापत्य शैली में अक्सर सफ़ेद संगमरमर और कीमती पत्थर शामिल होते थे, जिससे भारत में कुछ सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित संरचनाएं बनी। अब है क्वेश्चन नंबर 17। डैश की स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। ये डैश की जगह क्या आएगा? तत्वबोधनी सभा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। इसमें आएगा प्रार्थना समाज, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में बॉम्बे, अब तो मुंबई के रूप में उभरा, जिसका लक्ष्य हिंदू समाज में धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन करना था। यह ब्रह्म समाज में काफ़ी प्रभावित था और इस सुधारवादी आंदोलन के साथ कई समानताएं साझा करता था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम का परिणाम डैश को डैश शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम बनाना था। मतलब स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम बनाना था, या अंग्रेजी को प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम बनाना था, या अंग्रेजी को उच्चतर शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम, या स्थानीय भाषा को उच्चतर शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम। 1935 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम का परिणाम स्थानीय भाषा मतलब स्थानीय भाषा कैसी? भारतीयों की भाषा, उसको उच्चतर शिक्षा का माध्यम अंग्रेज बनाएंगे? कभी नहीं। स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने। उन्होंने अंग्रेजी को पकड़ लिया, अंग्रेजी को उन्होंने उच्चतर शिक्षा का माध्यम, ठीक है, बनाया। 1935 के शिक्षा अधिनियम का परिणाम सी है इसका आंसर। देखिए शिक्षा अधिनियम वर्ष 1935 में पेश किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक ने वर्ष 1835 में भारत में शिक्षा और साहित्य पर खर्च करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा आवश्यक धनराशि को फिर से आवंटित करने का निर्णय लिया और भारतीय परिषद के अधिनियम ने उनके निर्णय को प्रभावी बनाया। ठीक है, उन्होंने पहले पारंपरिक मुस्लिम और हिंदू शिक्षा के साथ भारत की तत्कालीन पारंपरिक भाषाओं जैसे कि संस्कृत और फारसी में साहित्य के प्रसार के लिए बहुत कम सहायता प्रदान की। उन्हें उन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों की सहायता करनी थी जो आगे चलकर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करके पश्चिमी पाठ्यक्रम पढ़ाते। देखिए मैकाले जो है पश्चिमी शिक्षा की सर्वोच्चता में विश्वास करता था और उनका विचार था कि भारत में शिक्षा का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए। और इससे हुआ क्या? अंग्रेजी राष्ट्र की भाषा बन गई और अब यह विदेशी शासकों की मूल भाषा नहीं रही थी उस समय।
तो अंग्रेजी और माध्यम उच्चतर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण क्या था? 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया उन्होंने, तो अंग्रेजों ने एक ऑफिशियल जो कारण बताया वो क्या था? चरमपंथी गतिविधियों पर जांच करना, सेना की आसान आवाजाही, आर्थिक प्रगति या प्रशासनिक सुविधा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, इसका आंसर है डी। देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। विभाजन को पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने समर्थन दिया था और उनका समर्थन पूर्वी बंगाल की खराब आर्थिक स्थिति से प्रेरित था। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जुलाई में लिया गया और 16 अक्टूबर 1905 तक बंगाल को ईस्टर्न बंगाल और असम और शेष बंगाल में विभाजित कर दिया गया। विभाजन ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग कर दिया। और 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक सुविधा को आधिकारिक कारण बताया गया, तो डी करेक्ट है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास के परिणाम स्वरूप डैश हुआ। ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास के परिणाम स्वरूप डैश हुआ। क्या हुआ? डैश। ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि, भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट, भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि, भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग का पतन। देखिए, मशीनें लेकर आ गए थे अंग्रेज, उससे हुआ क्या? हथकरघा पूरी तरह से हतोत्साहित हो गया भारत का। ठीक है, तो भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट हो गई। बी है इसका आंसर। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास ने भारत में वस्त्र उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और इसमें गिरावट आई। देखिए, इस अवधि को अक्सर औद्योगिक क्रांति के रूप में तो जाना जाता है, जिसने विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी में एक बड़े बदलाव को चिन्हित किया। लेकिन जो भारतीय हथकरघा था वो पूरी तरह से ठप हो गया था। ठीक है, निम्न श्रेणी में पहुंच गया था। ब्रिटेन के कपास उद्योग ने कपड़ा मशीनरी में तेजी से विकास और प्रगति का अनुभव किया, विशेष रूप से स्पिनिंग जेनी और पावर लूम के आविष्कार के साथ। इस इन तकनीकी नवाचारों ने क्या किया? सूती वस्त्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति दी, जिससे वे वैश्विक बाजार में सस्ते हो गए और अधिक आसानी से उपलब्ध हो गए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मशीनें कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रदान करेंगी। ठीक है, तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। वही चीज़ जो उस समय का भारत अपने हाथों से बना रहा था, भारतीय लोग हथकरघा, ठीक है, उसको उसने ठप कर दिया। तो 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जो आप मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।